नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे भाइयों। तो आज हमारा तीसरा लेक्चर है और आज हम बेसिक से क्लास लेके चलेंगे। तो हमने क्लास को वास्तविक अवास्तविक संख्या में वास्तविक संख्या तक कंप्लीट करा दिया था। आज हम अवास्तविक संख्या को कंप्लीट करा के चलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जल्दी से हमारे चैनल पर जुड़ जाइए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो दोस्तों बेसिक के साथ साथ आपको हम प्रश्न भी करा के चल रहे हैं। 10 प्रश्न करा दिए हैं और आज हमारी क्लास बेसिक पर रहेगी। इसके बाद में जो क्लास रहेगी कल 11 से लेकर के 20 तक प्रश्न कराएंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग देख लेते हैं, अवास्तविक संख्या। इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं दोस्तों इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर करा के चलेंगे, जिससे आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो। और साथ साथ में मैंने आपको बता दिया कि मैं सवाल भी आपको करा के चल रहा हूँ, ठीक है। तो सवाल भी करेंगे और हम बेस भी मजबूत करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में हम समझते हैं कि ये क्या होती है। तो सबसे पहले इसको हम डिफाइन करेंगे। ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो। तो लिखेंगे ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो। ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो अवास्तविक संख्या कहलाती हैं। कौन सी कहलाती हैं? अवास्तविक संख्या कहलाती है, ठीक है। थोड़ी राइटिंग ऐसी है, आप समझ सकते हो, मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ। कहलाती संख्या है। तो अवास्तविक संख्याएं अब कैसे, इसको हम समझ लेते हैं। उदाहरण देखते हैं। तो इसमें मैंने बताया कि जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो। अब वर्ग करने पर जो वर्गमूल के अंदर माइनस की होगी और -2 होगी, वर्गमूल के अंदर -3 होगी, वर्गमूल के अंदर -4 होगी, वर्गमूल के अंदर -5 होगी, वर्गमूल के अंदर -6 होगी, वर्गमूल के अंदर -7 होगी, डैश 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 अनंत तक। यानी जो संख्या वर्गमूल के अंदर माइनस की होगी वही हमारी अवास्तविक संख्या होती है। लेकिन कैसे होती है? इसको इधर -1 है और इसका आप वर्ग कर रहे हो तो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, -1 आ जाएगा। इसी तरह से रूट के अंदर -2 है, इसका आपने वर्ग किया तो वर्ग से वर्गमूल हट गया, -2 आ गया। ऐसे वर्गमूल के अंदर -3 है, इसका जैसे वर्ग करोगे तो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा और ये -3 आ जाएगा। समझ में आया? तो ये संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी? अवास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अवास्तविक संख्या या इनको काल्पनिक संख्या भी कहा जाता है। तो हम इसे कह सकते हैं, इसे काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। इसे काल्पनिक संख्या भी कहते हैं, ठीक। अब अगला पॉइंट अगर हम देखें, काल्पनिक संख्या की घात सम हो तो हमेशा वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। अब आपने ये कैसे कह दिया कि काल्पनिक संख्या की घात सम होगी? तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बना देता हूँ। जैसे काल्पनिक संख्या की घात, ये जो पावर है वो अगर सम होगी तो हमेशा वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। हमेशा क्या होगी? वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। लेकिन कैसे होगी ये आप देख लो। जैसे अगर आपने यहाँ पर इसका वर्ग किया तो वर्ग से वर्गमूल हट गया ये, लेकिन ये संख्या तो वास्तविक निकल के आ गई ना। जैसे -4 का आपने वर्ग
वर्गमूल में और इसका वर्ग कर दिया, ठीक है, वर्गमूल में -4 है और इसका वर्ग कर दिया, तो वर्ग से वर्गमूल हट गया और ये -4 आ गया। तो ये जो -4 आ रहा है, लेकिन ये तो वास्तविक संख्या है ना, लेकिन ये जो रूट के अंदर जब तक है तब तक ये अवास्तविक है, और रूट से जब बाहर निकल गई तो वो क्या बन जाएगी, वास्तविक संख्या बन जाएगी। तो इस पॉइंट को आपको विशेष करके याद कर लेना है कि अगर काल्पनिक संख्या की घात सम होगी, सम का मतलब 2 भी हो सकती है, सम का मतलब आप समझ लो, वैसे मैं सम को सिखाऊंगा। सम का मतलब होता है 2 घात हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, ये सम होनी चाहिए, ठीक है। तो इस स्थिति में सम घात होने पर हमेशा वास्तविक संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हो। चलिए अगले पेज पर हम चलते हैं। अगला पॉइंट है काल्पनिक संख्या की घात, काल्पनिक संख्या। अगर काल्पनिक संख्या की अगर घात विषम हो, क्या हो, विषम हो। मैं इसका फॉर्मूला बना के बता रहा हूँ आपको। काल्पनिक संख्या की घात अगर विषम होगी तो हमेशा अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या ही प्राप्त होगी। क्या होगी, अवास्तविक या काल्पनिक संख्या ही प्राप्त होगी, ठीक है, काल्पनिक संख्या भी ही प्राप्त होगी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जैसे उदाहरण अगर मैं आपको देता हूँ, जैसे उदाहरण देखिए, जैसे आपने कोई संख्या रूट के अंदर यहाँ पर -4 ले ली और इसकी घात आपने 3 लगा दी। अब आप एक चीज़ ध्यान रखो, इसको हल करने पर ये माइनस के 3/2 ये हो गई, 3/2 घात होगी, लेकिन ये संख्या बाहर नहीं निकली, रूट तो लगा ही रहा। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे दिखा सकते, लेकिन इससे ये रूट हटा नहीं, है ना। तो कह सकते हैं, जैसे मैं आपको पहले 1 दिखाता हूँ, 1 करके देखा तो यही आ गई ना, है ना, इसी से पता कर सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे -4 की पावर 3 आ गई तो भी ये हटेगा ही नहीं रूट। अगर हमने -4 की पावर मान लो मैंने 5 लगा दी तो भी रूट नहीं हटेगा। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि काल्पनिक संख्या की घात अगर विषम होगी तो हमेशा काल्पनिक संख्या ही प्राप्त होगी, ठीक है, इसका मान एक्चुअल में नहीं होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे 1-2 पॉइंट और समझ लेते हैं। समान अवास्तविक संख्या का, समान अवास्तविक संख्या का गुणा करने पर एक वास्तविक संख्या प्राप्त होगा, एक वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। इसको देखेंगे कैसे, जैसे उदाहरण देखें, -3 है रूट के अंदर और रूट के अंदर -3, अगर आप इसका मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वर्ग से वर्गमूल क्या है, इस तरह से हटता है और बाहर -3 निकलेगा, तो ये क्या निकलेगी, एक वास्तविक संख्या निकलेगी। मैंने बोला समान अवास्तविक संख्या का गुणा करने पर एक वास्तविक संख्या प्राप्त होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर 7 ले लिया रूट के अंदर और ये रूट के अंदर -7 ले लिया, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो -7 × -7 -7 तो ये वर्गमूल से बाहर निकल जाएगा -7, तो ये क्या प्राप्त हो रही है, एक वास्तविक संख्या प्राप्त हो रही है। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया अवास्तविक संख्या क्या होती हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं परमेय संख्याओं के बारे में कि परमेय संख्या क्या होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वास्तविक संख्या हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया गया है, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, ठीक है। चलिए तो अब हम समझते हैं परमेय संख्या को। चलिए आगे बढ़ते हैं नए पेज पर, हेडिंग डालते हैं परमेय संख्या, परमेय संख्या, ठीक, परमेय संख्या इनको बोलते हैं दोस्तों रेशनल नंबर्स, रेशनल
नंबर्स। आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, सीखिए। ठीक है, फास्ट कराने से क्या है, जब आप सीख जाओगे तो आसानी से फास्ट कर सकते हो। जब आपको आता ही कुछ नहीं है, मैं फास्ट कर रहा हूँ, क्या फ़ायदा है ना। तो मैं उन बच्चों को लेके भी चल रहा हूँ जो बिल्कुल वीक है, कमज़ोर है, उनको भी लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब परमेशन क्या होती है तो इसको समझ लो। तो पहली, वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण देख लो आप, उदाहरण देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक चीज़ और लिख लीजिए कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 नहीं हो सकता। ठीक, तो उनको ही हम क्या कहेंगे, परमेय संख्याएं कहेंगे। तो एक तरह से फॉर्मूले के रूप में देख सकते हैं, परमेय संख्या बराबर P/Q, अंश बटे हर के रूप में होगा, लेकिन Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से दोस्तों हम समझेंगे कि जैसे कोई भी संख्या हमने ले, जैसे 3/4 जो भिन्न के रूप में, जैसे 4/5 है, जैसे 2/3 है, जैसे 7/8 है ना। ये सभी संख्या जैसे रूट के अंदर अगर ये 4 है और ये रूट के अंदर 9 है, ये दोनों रूट से बाहर निकल सकते हैं। जैसे √1/√4 है, जैसे √9/7 है। तो ये जो सभी संख्याएं हैं वो हमारी परमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, इस चीज़ को आपको विशेष करके ध्यान रखना है। ठीक, इसको एक नोट पॉइंट है जो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जो पूछे जाते हैं पेपरों में, उनको मैं करा दे रहा हूँ। वे संख्याएं जिनका प्रसार शांत या समान हो, ऐसे उनको भी परमेय संख्या कह सकते हैं। तो ये कई बार पूछा है कि जिनका प्रसार शांत, तो उन संख्याओं को क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे वे संख्याएं जिनका प्रसार शांत या समान हो या समान आवृत्ति का हो। ठीक है, समान आवृत्ति का हो, उन्हें भी हम क्या कह सकते हैं, परमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, वो एक चीज़ विशेष ध्यान रख, देखिए अगला देखिए, पाई का मान कितना होता है दोस्तों, 22/7। पाई का मान जो 22/7 है वह भी एक परमेय संख्या है। वो भी क्या है, एक परमेय संख्या। इसको भी आपको ध्यान रखना। पाई का मान है 22/7। पाई क्या है, एक अपरमेय संख्या, लेकिन पाई का जो मान है 22/7 वो हमेशा क्या रहेगा, एक परमेय संख्या रहेगा, क्योंकि 22/7 एक भिन्न के रूप में है, इसको भिन्न में लिखा जा सकता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, किन्हीं दो परमेय संख्याओं का योग हमेशा एक परमेय संख्या होता है। जैसे मैं शॉर्टकट में बताऊंगा, आपको समझ लेना है। जैसे एक परमेय संख्या और एक परमेय संख्या, ये आपने जोड़ी तो हमेशा जोड़ने पर क्या आएगा, परमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, किन्हीं दो परमेय संख्याओं का जोड़ 2 या 3 परमेय संख्या ही आएगा। जैसे मान लो 1/3 जोड़ दिया और 1/2 जोड़ दिया, ये हमारी परमेय संख्या है। उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं। ठीक, तो हम जोड़ देंगे तो आप जानते हो कि इनका आपस में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3 और जोड़ देंगे तो 5/6 है ना। तो ये प्राप्त हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इन्हीं दो परमेय संख्याओं का योग, जैसे एक परमेय संख्या ये है, एक परमेय संख्या, इसका योग हमेशा परमेय संख्या ही प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किन्हीं दो परमेय संख्याओं का अंतर हमेशा परमेय संख्या प्राप्त होगा। जैसे मान लो एक परमेय संख्या और दूसरी परमेय संख्या का हम अंतर करें तो हमेशा परमेय संख्या ही प्राप्त
होगा। ठीक होगी। मैं यहाँ पर इसे बॉक्स में बंद कर देता हूँ। ठीक है, उदाहरण देखें। उदाहरण दोस्तों देखोगे, जैसे आपने 5/3 ले लिया, माइनस यहाँ से 2/4 ले लिया, है ना। अब इसको आप सॉल्व कर रहे हैं तो हम कहेंगे 4×3 12, इसके गुणा किए तो 4×5 20, इसका किया 3×2 6, घटाएंगे तो 14/12, 2 से काट देंगे 7 बार, 2 से कट जाएगा 6 बार, तो आंसर हमारा आ जाएगा 7/6। ठीक है, समझ में आएगा। तो कह सकते हैं हम कि अगर दो परमित संख्याओं का अंतर कर रहे हैं तो हमेशा क्या होगा, एक परमित संख्या ही प्राप्त होगा। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, किसी एक परमित संख्या की घात एक परमित संख्या होने पर हमेशा एक परमित संख्या प्राप्त नहीं होगी। मान लो कोई परमित संख्या है, परमित संख्या, ठीक है, ये परमित संख्या, अब इसकी हमने घात, ये कोई घात है, इसकी घात, तो आपको याद रखना है कि हमेशा एक परमित संख्या नहीं होगा। ठीक, कुछ कंडीशन में हो सकता है, कुछ कंडीशन में मैं बताऊंगा कैसे हो सकता है, उसको आपको मैं समझाता हूँ कुछ कंडीशन में कैसे हो जाएगा। पहले तो इसको समझ लें कि कैसे नहीं होगा। जैसे मैंने 2/3 लिखा और इस पर मैंने घात लगा दी 1/2, या 2/3 पे मैंने घात लगा दी 1/3, है ना, ये लगा दी। तो ये देखिए इस पे √2/√3 हो गया, है ना, और इस पे √2√3 है ना, देखिए 2 की पावर घात 3, है ना, वर्गमूल की घात 3, और 3 की पावर वर्गमूल की घात 3, ये हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, तो ना तो ये परमित संख्या और ना ही ये परमित संख्या है, क्या हो गई, अपरमित संख्या प्राप्त हुई। लेकिन इसी चीज़ को आप एक चीज़ देखिए, जैसे 4/9 है और इस पे आपने वर्गमूल लगा दिया, ये घात, वर्गमूल का मतलब घाती होती है 1/2, तो ये 2 बाहर निकल गई, ये 3 बाहर निकल गई, निकली, है ना। तो ये क्या प्राप्त हो रही है, परमित संख्या प्राप्त हो रही है। तो कह सकते हैं दोस्तों कि किसी परमित संख्या की घात, किसी परमित संख्या की घात एक परमित संख्या है, घात क्या हो, एक परमित संख्या, घात एक परमित संख्या हो तो हमेशा परमित संख्या प्राप्त नहीं होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों देखते हैं आगे, यहाँ पर क्या है, अगर कोई दो परमित संख्या दे रखी है तो दो परमित संख्याओं के बीच में अगर आपको 2 3 4 5 6 परमित संख्या ज्ञात करनी तो उसको किस तरह से ज्ञात करेंगे, उसका हम सूत्र समझ लेते हैं। ठीक है, तो दो परमित संख्याओं के मध्य, दो परमेय संख्याओं के मध्य परमेय संख्या ज्ञात करना, परमेय संख्या ज्ञात करना। दो, अब कैसे ज्ञात करना है तो ध्यान रखना है, जैसे जितनी जैसे आपको 3 ज्ञात करनी है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ NV परमेय संख्या, NV परमेय संख्या, जौन सी ज्ञात करनी है वो पता कर सकते हो। तो फॉर्मूला बनता है हमारा AN प्लस B अपॉन N+1, इस ये। ठीक है, अब देखेंगे कैसे इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लो जहाँ पर कुछ देख लेते हैं, जहाँ n क्या है, n परमेय संख्याओं की संख्या, परमेय संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। ठीक है, और A और B ये क्या है, परमेय संख्या है, क्या है, परमेय संख्या, ये क्या है, परमेय संख्या। उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण देखते हैं।
एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डेड डेड अनंत तक, ये सभी संख्या भी परमी संख्या है। अब आपसे पूछे 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच दूसरे बीच पांचवी परमेय संख्या, पांचवी परमेय संख्या ज्ञात करो, पांचवी परमेय संख्या ज्ञात करो, ये आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर आप देखिए ए का मान ये हो गया, बी का मान 3 हो गया और एन का मान 5 हो गया। तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो, पांचवी परमेय संख्या, पांचवी परमेय संख्या। तो यहाँ रख सकते हैं 2 गुणा 5 प्लस 3, है ना, बटे 5 प्लस 1। इस तरह से आप जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 में 10, 3 13, 13 बटे 6। तो ये आ गई, कौन सी संख्या आ गई है, ये पाँचवीं परमेय संख्या आ गई 13 बटे 6। इस तरह से दोस्तों हम कोई भी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। दो परमेय संख्याओं के मध्य की जो परमेय संख्या उसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह से आपकी समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखेंगे दोस्तों और कुछ मैथ चल रहे हैं। एग्जाम्पल दूसरा, 4 और 6 के मध्य, 4 और 6 के मध्य, 6 के मध्य, 4 और 6 के मध्य, मध्य कह लो या बीच, 8वीं परमेय संख्या, 8वीं परमेय संख्या, 4 और 6 के मध्य 8वीं परमेय संख्या हमको बतानी है। तो आपको ध्यान रखना, a बराबर 4 हो गया, b बराबर 6 हो गया और n बराबर कितना हो गया, 8। ठीक, तो हमें निकालनी है 8वीं परमेय संख्या, 8वीं परमेय संख्या। जैसे ही आप 8वीं परमेय संख्या ज्ञात करोगे दोस्तों, तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया an प्लस बी अपॉन n प्लस 1। आप यहाँ पर रख सकते हो 4 गुणा 8 प्लस 6 अपॉन 8 प्लस 1। तो यहाँ 8 चौक 32 प्लस 6 अपॉन 9, उसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 38 बटे 9। तो ये आपकी कौन सी निकल के आई है, 8वीं परमेय संख्या, 8वीं परमेय संख्या। तो इस तरह से दोस्तों हम ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी परमेय संख्या आपको बतानी है तो आसानी से उसको ज्ञात